आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट के हालात पे, क्योंकि जंग ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही पूरे मिडिल ईस्ट को ये जंग चपेट में लेने वाली है। ये ऐसी तस्वीरें उभर के आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। यहाँ पे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हमसे जुड़े हुए हैं और वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है। लगातार वो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और अपडेट भी दे रहे हैं। कैप्टन साहब, हालात बड़े खराब हैं, धमाका खेज हम कह सकते हैं। हालांकि हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये जंग न बढ़े, लेकिन कैसे देख रहे हैं अब हालात को? हाँ डॉक्टर रिजवी, जब जंग की शुरुआत हुई थी तो ये उम्मीद की गई थी कि जैसा कि शुरुआती दिनों में हुआ था कि हमले अगर होते थे तो एक दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर होते थे। आर्मी बेस हो गया, नेवी या एयर ऐसे आईआरजीसी की छावनी हो गई। फिर अब 3 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि अमेरिका ने पहले शुरुआत की और 2 दिन से ईरान भी कर रहा है कि अब सिविलियन टारगेट भी निशाने पर आने लगे हैं। रास्ते, हाईवेज, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, थर्मल पावर प्लांट, गैस बेस्ड बिजली बनाने के जितने संयंत्र, तो लग रहा है कि जंग का दायरा अमेरिका बढ़ा रहा है यह कोशिश में कि ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नष्ट किया जाए। 2 दिन से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एक दूसरे के यहाँ पर वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट, यानी जिनसे समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाकर लोगों को सप्लाई किया जाता है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो ये जरा सीरियस मामला है। खाड़ी के देशों में पिछले 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से जो आबादी है वो कई गुना ज्यादा शहरों में बढ़ गई है। खासतौर से दुनिया भर से लाखों लोग, दुनिया भर से करोड़ों लोग खाड़ी के देश में जाकर काम करते हैं, वहां बस भी गए हैं। तो इतना पानी वहां, नेचुरल पानी पीने लायक इतना होता नहीं है। रेगिस्तान है, आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहाड़ हो, जंगल हो। जमीन के नीचे भी मीठा पानी बहुत नीचे है। तो ऐसे में वाटर डिसलाइजेशन प्लांट जो लगाए गए थे, उसी से इन बड़े बड़े शहरों में पानी की सप्लाई होती थी। कहें तो ये एक तरह से लाइफ लाइन है वहां की, जो सोशल लाइफ है उसकी। तो वाटर डिसलाइजेशन प्लांट पर अगर हमला होता है तो उसका मतलब है कि आप दूसरे बंदे की, दूसरे साइड की सांस की नली को दबा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो दुनिया टिकी हुई है। दुनिया भर से अलग अलग सरकारों का दबाव अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर भी जाना चाहिए कि ठीक है, आप एक दूसरे के टारगेट्स पर हमला कीजिए, लेकिन जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको ना तबाह कीजिए, क्योंकि एक बार उनको तबाह किया गया, बहुत ही महंगे आरओ सिस्टम होते हैं ये, इंडस्ट्रियल रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होते हैं। इनको एक बार तबाह किया गया तो फिर से वापस बनाने में 1 साल 2 साल का समय लग जाएगा और करोड़ों अरबों डॉलर्स फिर से खर्च करने पड़ेंगे। जी डॉक्टर रिजवी। सही कह रहे हैं। और ये इस तरह की जंगें इससे पहले नहीं देखी गई कि पानी या दूसरे जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ ये भी कभी नहीं देखा गया कि किसी बड़े लीडर को टारगेट किया जाए। ये अजीब गरीब दौर से गुजर रही दुनिया कि जहाँ पे कोई लीडर भी महफूज नहीं है। यानी जिनसे आप बातचीत कर रहे हो उन्हीं को मार रहे हो। जिन सवाल ये है कि फिर बातचीत, इसका मतलब आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते, आप ये चाहते हो कि तमाम जो लीडरान है सबको खत्म करके और एक बादशाह को, क्योंकि ये बादशाही दौर में होता था कि बड़े लीडरान को जंग में कत्ल कर दिया जाता था और फिर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन आज जो रूल ऑफ रेगुलेशन बना है, जो इंटरनेशनल लॉ है, तो उसमें यही था कि भाई आप जो बड़े उस तरीके के लीडर हैं उनको आप टारगेट नहीं करेंगे। अब यहाँ जरूरी चीजों को टारगेट किया जा रहा है।
कैप्टन साहब, यहाँ पे तुर्की का बयान कल उनके विदेश मंत्री का आया, दोनों से कहा कि भाई बैठ करके बात कीजिए। लेकिन तुर्की किस हैसियत से कह रहा है भाई गाजा में आप देखिए लगातार हमले हो रहे हैं। भाई तुर्की ही तो मीडिएशन में शामिल था, तुर्की, मिस्र, कतर। तो वहां तो ये बोल नहीं रहे, ईरान से कह रहे हैं कि साहब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कोई इनिशिएटिव तो लेना चाहिए। ऐसे कहने से क्या होगा? ये क्या जबानी जमा खर्च नहीं है? हाँ, देखिए अर्दोगन की मजबूरी है। एक तरफ तो उनको थोड़ा बहुत अमेरिका को भी खुश रखना पड़ता है, क्योंकि वो अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को खुश रखना पड़ता है तुर्की को, क्योंकि वो अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान 5वीं पीढ़ी वाला खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तो जो भी बयान देता है एर्दोगान जो या उनके सरकारी प्रवक्ता जो भी बयान देते हैं, उनको ख्याल रखना पड़ता है कि नेटो के देश ना नाराज हो जाएं। तुर्की जो है वो इजराइल को भी ज्यादा तंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल और तुर्की के बीच में आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले अच्छा ट्रेड था। होता यह है कि तुर्की क्या जो वेस्टर्न मीडिया है वो कुछ बीच-बीच में खबरें फैला देती हैं, मिसलीडिंग खबरें फैला देती हैं कि तुर्की और ईरान और सऊदी में कंपटीशन चल रहा है। ये वेस्टर्न मीडिया का या नॉन मुस्लिम जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका फेवरेट इंटरप्रिटेशन है कि तुर्की, ईरान, सऊदी, पाकिस्तान, ये सब मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो इसको हल्के में शब्द खलीफा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी ये मुस्लिम देशों में खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत मिसलीडिंग कैंपेन है। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि दुनिया के पढ़े लिखे न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी भी इस इंटरप्रिटेशन को मानने लगे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुर्की बयान दे रहा है, शायद उनकी तमन्ना है कि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि ये जंग जितने लंबी चलेगी तुर्की को उतना ज्यादा अपने ईस्टर्न प्रोविंस में खलबली नजर आ रही है। देखिए तुर्की का जो पूर्वी भाग है, एनातोलिया वाला हिस्सा, वहां पे कुर्दिस्तान का जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रांग है, और तुर्की ने हमेशा अपनी फौज का इस्तेमाल करते हुए कर्द मूवमेंट को वहां पर कंट्रोल में रखा हुआ है। तो तुर्की नहीं चाहता कि इराक में सरकार कमजोर हो, बगदाद की सरकार कमजोर हो, क्योंकि फिर इराक में जो कुर्दिस्तान वाला एरिया है वो लोग तुर्की के कुर्दिस्तान को ज्यादा मदद कर पाएंगे। इसी तरह से तुर्की नहीं चाहता कि इराक में कोई तेहरान में कमजोर सरकार हो, क्योंकि फिर ईरान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ईरान का, जहां कुर्दिस्तान के लोग काफी हैं, तो वो फिर फलेंगे। अगर तेहरान कमजोर होता है तो ईरान के अंदर कर्द मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट तुर्की के एनातोलिया प्रोविंस में दिखेगा। तो तुर्की हमेशा से कोशिश करता है कि ईरान में या इराक में या सीरिया में भी एक स्टेबल सरकार हो, ताकि कुर्दिस्तान मूवमेंट कहीं पे भी पनप ना सके, मजबूत ना हो सके। क्योंकि अगर कुर्दिस्तान मूवमेंट सीरिया में मजबूत होगा या ईरान में मजबूत होगा, तो वो फिर मजबूत होने के बाद कूच करेंगे किस तरफ? तुर्की की तरफ। जी डॉक्टर रिजवी। तो देखिए हर आदमी की अपनी अपनी पॉलिसी है, लेकिन एक लफ्ज आपने जो इस्तेमाल किया है, तमन्ना, वो बड़ा अच्छा है कि उनकी तमन्ना है। मतलब कोई कुछ नहीं, बस एक तमन्ना उनकी है कि वो जंग रुक जाए। भाई तमन्ना से क्या होता है? तो बहरहाल ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कैप्टन साहब आपने। नहीं बिल्कुल, और सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि भाई ये झूठे हैं और इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। और जो आपको याद होगा जब MU साइन हो रहा था, तब भी
आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब ने यही कहा था कि ठीक है, क्योंकि हम तानाशाह नहीं है, एक डेमोक्रेसी है और आप कह रहे हो तो हम इस पे सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसे के काबिल नहीं है। और यही पूरे ईरान अवाम की आवाज थी। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे सलीम खान ने अपडेट किया है, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए हैं, मनामा में धमाके हुए हैं। और यहाँ पे अलग अलग बहरीन में भी सायरन बजने की खबर आ रही है कि वहां पर भी अल जजीरा में देख रहा था, तो अलग अलग हवालों से प्रेस टीवी में भी मैं देख रहा था। और दो तीन बड़ी अपडेट है। फिर कैप्टन साहब यहाँ पे आईआरजीसी ने कहा है, गैर महफूज आबनाए हुर्मुज के रास्ते में दो अमरीकी मजबूर यानी टैंकर जो फट गए। दो हमला एक तरीके से हुआ है, इसको इन्होंने कहा फट गए हैं, धमाका हुआ है दो टैंकर में। यहाँ पे आईआरजीसी ने कहा। इसके अलावा यहाँ आईआरजीसी के ताजा मिसाइल हमलों की इत्तलात के बाद बहरीन भर में इमरजेंसी सायरन दोबारा बहाल हो गया, वहां पे सायरन बज रहे हैं। आईआरजीसी का कहना है कि एरोस्पेस डिवीजन ने इस्लामाबाद गर्व के आसमान पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, तो इस तरह के हालात कैप्टन साहब हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम जंग जो है वो फिलहाल रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बाकी मुल्कों का क्या? देखिए कैप्टन साहब, वो राहत इंदौरी का एक मिसरा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मिसरा ही काम कर रहा है पूरा, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। तो अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि यूरोपीय कंट्री जो है वो बहुत ही सुकून में और चैन में रहेंगी, वो भी डिस्टर्ब होंगी, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और हम जैसे लोग हिंदुस्तान में हैं तो वो लकड़ी आग से काम चला लेंगे, लेकिन यूरोप लकड़ी आग से काम नहीं चला पाएगा। गैस बंद हो गई और पेट्रोल तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जी कैप्टन साहब, वो क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं? हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि यूरोप के देश दबाव तो डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर, पॉलिटिकल दबाव डाल रहे हैं। इटली, स्पेन, काफी हद तक फ्रांस, जर्मनी से भी बयान आए हैं जिसमें उनकी सरकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की है कि इस जंग को बातचीत के जरिए सुलझा लो। यूरोप के देश यानी नेटो देश जो हैं उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है कि वह इस जंग में ज्वाइन करें अमेरिका की तरफ से, लेकिन यूरोप के देश जो हैं फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और हाँ में हाँ भरते रहते हैं, लेकिन एक भी देश ने अभी तक अपना एक भी हवाई जहाज, पानी का जहाज या एक भी जवान अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए ईरान की तरफ कुछ नहीं करवाया है। वैसे यूरोप के जो देश हैं उनको दिक्कत तो हो रही है इस लड़ाई की वजह से। पर्शियन गल्फ से वैसे यूरोप का जो ऑयल इंपोर्ट या गैस इंपोर्ट है वो करीबन 5% है उनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है। यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के पहले वो अपना ज्यादातर ऑयल और गैस रशिया से मंगाते थे यूरोप के देश, 60%। लेकिन 5 साल से जो लड़ाई चल रही है तो आस्ते आस्ते यूरोप के देशों ने अमेरिका के दबाव में आके रशिया से ऑयल और गैस मंगाना, इंपोर्ट करना कम से कम कर दिया है और अमेरिका के दबाव में आके यूरोप के देश अब अपना कच्चा तेल और गैस अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो अमेरिका को फायदा हो गया, इससे डबल फायदा हो गया। क्या यूरोप के देश इस जंग में आगे क्या करेंगे? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि यूरोप के जो देश हैं वो ईरान पर और ज्यादा सैंक्शन लगाएं। तो अमेरिका बीच बीच में अपना एक फतवा इशू कर देता है कि ईरान पे फलाना फलाना हमने सैंक्शन लगा दिया और अमेरिका फिर अपने दोस्तों से, मित्र देशों से उम्मीद करता है कि वो भी उस फतवे का पालन करेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने कह दिया कि अगर कोई भी देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा तो फिर उस पर 100% टैरिफ लगा देगा। उस लिस्ट में ऊपर नाम किसके हैं? नाम ऊपर है चीन का, भारत का, लेकिन उस लिस्ट में यूरोप के भी एक दो देशों का नाम है कि अगर रशिया से ऑयल मंगाओगे तो ये देश
जैसे भारत भी अगर अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो फिर अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगाएगा। उसका मतलब क्या है बता देता हूँ। जैसे भारत से अगर हम बासमती चावल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिलहाल अगर हम उसको भारत से 100 रुपए में एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिकन कंज्यूमर जो है उसको अमेरिका में बैठे बैठे महज समझिए $1 खर्च करना पड़ता है हमारा बासमती चावल 1 किलो खरीदने के लिए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगा देंगे तो भारत से जो 100 रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट होगा अमेरिका उस पर 100% इंपोर्ट टैक्स ले लेगा। तो भारत को नुकसान क्या है कि अब वो 200 रुपए के हिसाब से हमें अमेरिका में बेचना पड़ेगा। तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है जो कि पहले महज $1 में उस बासमती चावल को एंजॉय करते थे, अब उनको अमेरिका में बैठे बैठे $2 प्रति केजी देना पड़ेगा बासमती चावल के लिए। तो अमेरिका उम्मीद कर डोनाल्ड ट्रंप का सोचना यह है कि इससे भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की तरफ वो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट जब अमेरिका की तरफ भारत का कम हो जाएगा तो भारत को नुकसान पहुंचेगा। अब देखते हैं अमेरिका की कांग्रेस क्या इस प्रस्ताव को पास करती है कि नहीं। तो अमेरिका इस तरह के दबाव यूरोप के देशों में भी डालता है कि उन सैंक्शन को आप मानिए। एक लास्ट सैंक्शन का एग्जांपल देता हूं। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि चाबहार पोर्ट को बंद कर दे, तो उसने इंडिया की 4 कंपनी पे सैंक्शन लगा दिया जो चाबहार में काम कर रहे थे। चाबहार में तो इंडिया ने भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस तरह से अमेरिका ने कह दिया कि दुनिया के बाकी देशों से, यूरोप के देशों में से भी काफी कंपनियां चाबहार में काम करती, उनसे भी उम्मीद की गई कि यूरोपियन कंट्रीज से कि वो भी अपने अपने देश की जो वो कंपनियां हैं जो चाबहार में काम करती है उन पर सैंक्शन लगा देंगे, उनको वापस बुला लेंगे। अब भारत ने भी जब देखा कि ज्यादा ही दबाव आ रहा है तो हमारी जो ये 4 कंपनियां ये चाबहार से वापस आ गई भारत में। ये अलग बात है कि भारत सरकार अमेरिकन विदेश मंत्रालय के साथ अभी भी कोशिश में है कि जिस दिन ये जंग खत्म हो जाएगी तो इन 4 भारतीय कंपनियों को वापस चाबहार में काम करने के लिए अनुमति, मौका दिया जाए। तो यूरोप के देश भी अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं इसी तरह की सैंक्शंस की वजह से। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने एक सही पूरी एक तफसील से दी है किस तरह के असरात मुरतब होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होता है। ये बिल्कुल सही है और लेकिन हालात तो ख़राब है। जैसे कि हमने कहा कि हिंदुस्तान ने भी राशिद साहब एडवाइजरी जारी की है कि जितने हिंदुस्तानी ईरान में है वो ईरान को खाली कर दें। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये इन्फॉर्मेशन है कि जंग बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले, देखिए ईरान हारने वाला नहीं है। ये आप भी कई बार कह चुके हैं और सब ठीक है, मार देंगे और लोग मार देंगे। हो सकता है गाज़ा जैसा हाल कर दें, ये भी कर लीजिए। लेकिन ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन नुकसान ऐसा नहीं कि इनका नहीं होगा। मेरा अपना ख़्याल ये है कि इससे और अब मुझे लग रहा है कि इज़राइल भी तैयारी कर रहा है, तो इस बार तो बहुत फिर इज़राइल का नुकसान हो सकता है। ईरान तो देखिए उसका तो हो ही रहा है। कैप्टन साहब, टोटल जो है हाँ डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इस जंग को हार नहीं रहा। ईरान के जनरल्स को भी मालूम है कि वो इस जंग को जीत नहीं सकते। अब ना हारने में ही ईरान की जीत है। जब हम बॉक्सिंग का मैच देखते हैं तो हमने कितनी बार जिंदगी में बहुत बार देखा है, दर्जनों बार देखा है कि जो मजबूत बॉक्सर है वो हार जाता है क्योंकि वो मारते 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 थक जाता है, गलतियां करने लगता है। और जो कमजोर बॉक्सर है वो टेक्निकल चालाकियां करते हुए जानता है कि बस गिरो मत, पॉइंट स्कोर करते रहो और फाइनली पॉइंट स्कोर करते करते कमजोर बॉक्सर विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि वो गिरा तो नहीं और उसने 2-3 ऐसी छोटी छोटी टैक्टिक्स हिट यानी ओपोनेंट पे टच हासिल कर लिया, पॉइंट मिल गए।
तो ये मैं दर्जनों बार देख चुका हूं कि कमजोर बॉक्सर जीत गया, वो गिरा नहीं, वहीं से मजबूत चीज है। ऐसा ही कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। जी। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पे हम पूरी नजर जो है वो बनाए रखेंगे, पूरी नजर इस पे रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।